नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ शब्द विचार पार्ट 4 लेकर। आज हम सीखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। आप सभी को पता होगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझते हैं, ताकि इससे बनने वाले प्रश्न एक भी हमारे गलत ना हो। आइए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लिखा देख रहे हो, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तीनों तरीके से आपसे पूछ सकता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तब भी आपके यही 3 आएंगे। रचना के आधार पर पूछेगा, जब भी आपके यही 3 आएंगे। और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पूछेंगे, जब भी आपके ये 3 आएंगे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द को समझने से पहले हम समझते हैं रूढ़ का अर्थ क्या है। रूढ़ का अर्थ होता है बेटा निश्चित। रूढ़ का अर्थ क्या होता है? निश्चित। अच्छा, आप एक बात बताओ, हम ये जो बोर्ड है, इसको हम बोर्ड ही क्यों कहते हैं? हमारे हाथ में जो चौक है, इसको चौक ही क्यों कहते हैं? ये जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में होगा, इसको हम मोबाइल ही क्यों कहते हैं? जो जिस पंखे की हम हवा खाते हैं, उसको हम पंखा ही क्यों बोलते हैं? कुछ और क्यों नहीं बोलते? कभी आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया है? हम इनके इन्हीं नामों से हम इनको क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बोर्ड का नाम बोर्ड ही निश्चित हो चुका है, मोबाइल का नाम मोबाइल निश्चित हो चुका है, पंखे का नाम पंखा निश्चित हो चुका है। ठीक है, आपके अलमारी का नाम अलमारी निश्चित हो चुका है। ये नाम निश्चित हो चुके हैं, यानी कि ये अपने नाम रूढ़ हो चुके हैं, इनके नाम निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन शब्दों के अर्थ में रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने अर्थ में निश्चित तो हो चुके हैं, लेकिन ये शब्द जो है वर्णों के संयोग से बनते हैं। किसके संयोग से बनते हैं? वर्णों के संयोग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं, अर्थात मेल से बनते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं, जब हम इन वर्णों को तोड़ते हैं, तो ये जब हम इन शब्दों को तोड़ते हैं तो ये वर्णों में विभाजित होते हैं। किसमें विभाजित होते हैं बेटा? वर्णों में विभाजित होते हैं, मतलब उनका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाता। जब ये वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं, तब तो इनका एक अपना अर्थ होता है। लेकिन जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये वर्णों में टूटते हैं और फिर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। रूढ़ शब्दों को समझने से पहले आइए हम ये समझते हैं कि शब्दों की रचना कैसे होती है, तब हमको ये रूढ़ शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। शब्दों की रचना कैसे होती है? शब्दों की रचना की 4 इकाई हैं। प्रश्न भी बन सकता है, जो आपके ये टीजीटी के एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, यहाँ बहुत गहराई से हिंदी को पूछते हैं। तो अगर वहां आपका प्रश्न भी बन सकता है, शब्द रचना की इकाई के आधार पर कितने भेद होते हैं, है ना? शब्दों की रचना की कितनी इकाई हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो शब्द रचना की 4 इकाई होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 इकाई होती हैं जिनसे हमारे शब्दों की रचना होती है। अब ये टॉपिक आपका अलग है, लेकिन इसमें समझाना इसलिए जरूरी था बेटा, क्योंकि आपको रूढ़ शब्द समझाने हैं। और रूढ़ शब्द अगर आपने ये चीज समझ ली, तो आप रूढ़ शब्दों में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा, शब्द रचना की 4 इकाई है: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनसे मिलकर ही शब्द बनते हैं। ठीक है, अब रूढ़ शब्दों की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, वर्णों के संयोग से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं या हम जब इनका खंड करते हैं, तो ये वर्णों में विभाजित होते हैं और इनका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। रूढ़ शब्द की पहचान या रूढ़ शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है?
दो वर्णों से बने शब्द प्रायः रूढ़ होते हैं। जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द वो प्रायः रूढ़ होते हैं। जैसे जल, पानी, है ना। इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो जा प्लस ला, तो जा का भी कोई अर्थ नहीं है, ला का भी कोई अर्थ नहीं है। पानी, पा प्लस नी, पा का भी कोई अर्थ नहीं है, नी का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। दूसरी इसकी ट्रिक है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रत्येक उदाहरण रूढ़ शब्द नहीं होता। जो संधि के उदाहरण है वो रूढ़ शब्द कभी नहीं होंगे। जो समास के उदाहरण है वो शब्द रूढ़ कभी नहीं होंगे। जो उपसर्ग से मिलकर शब्द बनते हैं वो रूढ़ शब्द कभी नहीं होंगे। जो प्रत्यय से मिलकर शब्द बनते हैं वो रूढ़ शब्द कभी नहीं होंगे। जिसने इस ट्रिक को याद कर लिया वो रूढ़ शब्द में कभी फेल नहीं हो सकता। आइए इनको उदाहरण के से समझ भी लेते हैं। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अब इनके हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। कल, जैसे ये शब्द है कल। अब कल का ना तो संधि विच्छेद होगा, ना ही तो ये कोई समास है, और ना ही ये किसी उपसर्ग से मिलकर बना है, और ना ही इसमें कोई प्रत्यय है। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब इसको हम जब अलग अलग करेंगे, जब हम इसका विच्छेद कर देंगे क प्लस ला, तो ये वर्णों में टूट गया, है ना बेटा, ये वर्णों में टूट गया। अब ना तो का कोई अर्थ है और ना ही ला का कोई अर्थ है, इसलिए हमारा कल शब्द क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। वैसे ही शब्द है पानी। पानी को जब हम अलग करेंगे तो पा प्लस नी, ना तो पा का कोई अर्थ रह गया ना ही नी का कोई अर्थ रह गया। और पानी जो है इसका ना तो संधि विच्छेद होगा, ना ही तो ये कोई समास है, और ना ही इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है, आप देख सकते हो, और ना ही इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो ये शब्द हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा शब्द है रूढ़। ठीक है, अगला शब्द है कमल। क प्लस मल। अब देखो कमल का तो अपना अर्थ है, कमल का तो अर्थ है, ये फूल का नाम है। पानी का अर्थ है जिसे हम पीते हैं। कल का अर्थ है आने वाला कल, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इनको विच्छेद किया तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं रह गया। अब जैसे कमल, अब कमल जो है, अब इसमें ना ही कोई संधि विच्छेद हो पा रहा है बेटा, है ना, और ना ही इसमें कोई समास है, और ना ही इसमें कोई संधि है, और ना ही इसमें कोई प्रत्यय है। तो आप लोग समझ सकते हो ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। आगे सबको समझ में? चलिए आइए सीखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? अब हम सीखेंगे बेटा यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, योग मतलब जोड़ना, एक मतलब सब शब्दों को, मतलब यौगिक जोड़ने वाला, यौगिक मतलब जोड़ने वाला, यानी कि दो वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, और उनका दो वह शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है और उनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन मिलकर जब वो शब्द तैयार हो जाता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है, और जब हम उसको टुकड़ों में यानी कि खंडों में जब हम उसको विभाजित करते हैं तो वो शब्दों में टूटता है। रूढ़ शब्द हमने सीखा था कि वो वर्णों में टूटते हैं, ठीक है, लेकिन यौगिक शब्द जो है वो शब्दों में टूटता है, और उन शब्दों का अपना अर्थ बना रहता है बेटा। उन शब्दों का जो है अपना अर्थ बना रहता है। कैसे? आओ देखें। देखो, जब यौगिक शब्द का खंड किया जाता है तो वह जिन शब्दों से मिलकर बना है उन्हीं शब्दों में टूट जाता है, और फिर उन शब्दों का अपना अर्थ बना रहता है। जैसे शब्द है हमारा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मैंने बोला, तो सब्जी मंडी जैसे ही मैं बोलूंगी
तो आप लोगों को क्या लगेगा कि जहां हम सब्जियां खरीदने जाते हैं वही स्थान, उसी स्थान का नाम तो सब्जी मंडी है ना। उसको हम सब्जी मंडी कहते हैं। लेकिन जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? सब्जी धन मंडी। तो सब्जी सब्जी प्लस धन मंडी, ठीक है। तो सब्जी का अपना अर्थ बना रहा। सब्जी किसको बोलते हैं? हरी पत्तेदार सब्जी, जिसको हम पकाकर खाते हैं, ठीक है। मंडी, मंडी किसको कहते हैं? बेचने का स्थान जहाँ सब्जियां बेची जाती हैं। मतलब ये दो शब्दों में टूटा और दोनों का अपना अर्थ बना रहा। इसको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। अब इसको पहचानने की भी एक ट्रिक है बेटा, आओ देखें। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम, दूध वाला। दूध वाला अगर हम बोलते हैं तो एक ही अर्थ निकलता है, जो हमें दूध देने आता है वही तो दूध वाला होता है। जो हमें दूध देने आता है वही तो बेटा दूध वाला होता है ना। लेकिन जब हम इसका विच्छेद कर देते हैं, मतलब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो क्या शब्द बनेंगे? दूध धन वाला, है ना। तो दूध का अपना अर्थ बना रहता है। दूध हम सभी जानते हैं एक पेय पदार्थ होता है ना। और वाला, वाला जो लाने वाला, जो दूध को लेकर आता है उसको वाला बोलते हैं, है ना। तो मिलकर बन गया दूध वाला, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से हम यौगिक शब्द जो है वो शब्दों में टूट रहे हैं। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ, रूढ़ शब्द जो है वो हमेशा वर्णों में टूटेंगे। उनको जब हम तोड़ेंगे तो वो वर्णों में टूटेंगे। लेकिन हमारे जो यौगिक शब्द है वो हमेशा शब्दों में टूटेंगे। और उनका जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होगा, अनेक अर्थ नहीं होंगे। उसका जो शब्द होगा, जो मुख्य शब्द, जो उसका एक शब्द होगा वो एक ही अर्थ देगा। जैसे दूध वाला तो एक ही अर्थ देगा, दूध देने वाला, है ना। घंटा घर, घंटा घर का भी एक ही अर्थ है। जब घंटा घर वो होता है जहां पे बड़ी सी घंटी लगी होती है, घड़ी लगी होती है, सॉरी, और वो हमें समय बताती है, उसी को तो हम घंटा घर बोलते हैं। लेकिन जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो दो शब्दों में टूटेगा, घंटा प्लस घर, है ना। तो घंटा का अपना अर्थ हो गया समय बताने वाली घड़ी, और घर रहने का स्थान, ठीक है। जहां पर घड़ी रहती है उसको घंटा घर बोलते हैं। आगे समझ में? तो जब भी हम यौगिक शब्दों को तोड़ेंगे तो उनका अपना अर्थ बना रहता है ना। जब वो मिलकर बनते हैं, जब दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तो उनका अपना एक अलग अर्थ होगा। लेकिन जब हम उन दोनों को तोड़ देंगे तो उनका अपना अपना अर्थ बना रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यौगिक शब्दों को पहचानने की ट्रिक। देखो बेटा, जो हमारी परिभाषाएं होती वो रटने वाले बच्चों के लिए ठीक है, उन्होंने परिभाषाएं रट ली। लेकिन परिभाषाएं तो कंपटीशन एग्जाम में काम नहीं आती, परिभाषाएं तो केवल समझने के लिए होती है। लेकिन हमें ट्रिक, जो हम ये ट्रिक बताते हैं, इन ट्रिक को जो समझ लेगा और जो अपने दिमाग में बिठा लेगा उसके ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। अब यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना बेटा, तो भी ये गहराई से जो महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ना, ये आपको जल्दी से नहीं मिलेंगी। मैं आपको व्याकरण का जो पूरा अंश है वो मैं सीरियल वाइज आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका कोई सा भी टॉपिक छूटे नहीं और मैं हर एक चीज आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यौगिक की ट्रिक। समस्त, मैंने आप लोगों को बताया था शब्द रचना की इकाई 4 होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। वो चीज यहाँ पर भी लागू होती है। देखो, समस्त संधि, जितनी भी हमारी संधियां हैं, उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग हैं, प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि समास के अलावा, बहुब्रीहि समास के अलावा सभी समासों की उदाहरण हमारे क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। शब्दों पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, समस्त संधि, संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो हमारे सब क्या है? यौगिक शब्द है, ठीक है। समस्त संधि मतलब सभी संधियों के,
सभी संधियों के जितने भी उदाहरण है वो हमारे यौगिक शब्द हैं। ठीक है, उन्हें हम यौगिक शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं वो सब हमारे किस में आएंगे? यौगिक शब्द में आएंगे। ठीक है बेटा, प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं वो भी सब किस में आएंगे? यौगिक में आएंगे। उसके अलावा जितने भी समास हैं, सभी समासों के उदाहरण जो हैं वो हमारे किस में आएंगे? यौगिक शब्द में आएंगे, केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर। यहां लिखा है अपना बहुब्रीहि के अलावा, यहां हमने लिखा है ना बहुब्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण सब यौगिक होते हैं। बहुब्रीहि के अलावा, इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना। सभी समास के जितने भी बेटा उदाहरण है ना वो सब क्या है? यौगिक है। केवल बहुब्रीहि के अलावा, मतलब बहुब्रीहि समास जो है वो अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसका एक अर्थ नहीं होता, वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बहुब्रीहि समास को छोड़कर बाद बाकी सभी समासों के उदाहरण हमारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। सभी संधि के उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे, सभी उपसर्ग के उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे, सभी प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये रूढ़ और यौगिक शब्द समझाने में मैं सफल रही होंगी। आप लोगों की ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बेटा मैं योग रूढ़ शब्द अभी आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकती क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और योग रूढ़ शब्द जो है वो काफी लंबा टॉपिक है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।